एक और क्लास मैट्रिक्स से टॉपिक रिलेटेड है। आज हम इस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सेकंड लास्ट टॉपिक है सेकंड चैप्टर का। ठीक है, अब देखो, इंसान की बॉडी के अंदर जो यूरिन की जो फॉर्मेशन है वो किडनी के अंदर होती है। उसको बड़ा रोल, इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है वो नेफ्रॉन होता है। अब नेफ्रॉन किस जगह पे किस मॉलिक्यूल को रीअब्सॉर्ब करता है या सीक्रेशन करता है, तो ये सब कुछ हम यहाँ देखेंगे कि रोल ऑफ किडनी इन यूरिन फॉर्मेशन, पेशाब बनाने के अंदर किडनी कितना रोल इंपॉर्टेंट अदा करती है, ये हम पढ़ेंगे कि यूरिया इज फॉर्म्ड विद इन द लिवर। कि यूरिया है ना हमारा, वो एक लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन हमारे पास वो बोले वो है लिवर, और एक्सटर्नल की बात करें तो वो स्किन। ये क्या करता है, यूरिया की फॉर्मेशन करता है। इवन लिवर स्टोर सरप्लस ग्लूकोज। देखो, ये चीज याद रखना कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के बायोमॉलिक्यूल को हम स्टोर कर सकते हैं, पर एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसको हम कभी स्टोर नहीं कर सकते। जैसे ग्लूकोज है, उसको हम स्टोर कर सकते हैं, और स्टोर करने के बाद उसको कन्वर्ट भी किया जाता है ग्लाइकोजन में। और कुछ अदर सब्सटेंस भी है, वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर किया जा सकता है। जैसे सपोज करते हैं, अगर ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर लेवल बढ़ जाता है, तो पेनक्रियास क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। वो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करके लिवर के अंदर स्टोर कर देता है। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है, किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर। उसके बाद इसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना, वो हार्मोन कौन सा होता है, ग्लाइकोगोन हार्मोन होता है। और इस प्रोसेस को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं इस प्रोसेस को, कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना, फिर से हमें उसी एनर्जी हासिल करना। अब देखो, ग्लूकोज या लिपिड है या न्यूक्लियोटाइड्स है या दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स है, वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोरेज कर सकते हैं। पर ये याद करना कि हमारी बॉडी के अंदर कभी भी हम प्रोटीन को कभी स्टोर नहीं कर सकते। ये चीज याद रखना कि अगर हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में अगर अमाइनो एसिड है, तो उसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है और उससे एनर्जी मिलती है। जैसे दूसरे कंपाउंड्स हैं, उनसे भी एनर्जी हासिल करती है, ऐसे हम प्रोटीन से भी एनर्जी हासिल की जा सकती है। ठीक है, अब हालांकि इसको स्टोर नहीं किया जाता है, जैसे रिजर्व तौर पे हम दूसरे मॉलिक्यूल को स्टोर करते हैं, और प्रोटीन को हम स्टोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये रीजन आप लोगों को देखो, प्रोटीन ये याद रखना एक बायोमॉलिक्यूल्स है, पॉलीमर्स है। अब इसका मोनोमर कौन है, मोनोमर हमारे पास है अमीनो एसिड्स। जब 20 किस्म के अमीनो एसिड्स मिलते हैं तो एक प्रोटीन बनाता है। अब उस अमीनो एसिड की अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो ये कार्बन इसका बेसिक है, साथ हाइड्रोजन होता है, अटैच होता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, और नीचे कोई ना कोई रेडिकल आके अटैच होता है। और ये जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप की वजह से, अमीनो ग्रुप की वजह से, हम कभी भी प्रोटीन को हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि अमीनो ग्रुप एक टॉक्सिक मटेरियल है जो हमारी बॉडी के अंदर अगर रह गया तो हमारे सेल वगैरह को डैमेज कर देगा। ठीक है, ये अमीनो ग्रुप, ठीक है, अब ये अमीनो ग्रुप है, इसे रिमूव किया जाता है, यहाँ से रिमूव किया जाता है, ये हाइड्रोजन इससे मिलती है। ठीक है, तो क्या बनता है कि अमीनो ग्रुप को रिमूव करने वाले प्रोसेस को हम डीअमाइनेशन कहते हैं। कि एक ऐसा प्रोसेस अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप को रिमूव करना, उस प्रोसेस को हम डीअमाइनेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे
ये 2 अमाइनो ग्रुप है, ये हाइड्रोजन ये वाला इससे कंबाइन हो गया तो ये एक गैस बन गई जिसको हम अमाइनो कहते हैं। ये वेरी पॉइजनस होती है, ठीक है। अमोनिया एक बहुत बड़ी पॉइजनस गैस होती है जो अगर हमारी बॉडी के अंदर रह गई तो हमारे सेल वगैरह को डैमेज कर सकते हैं, इसलिए हम कभी भी इसको हाई अमाउंट के अंदर स्टोरेज कभी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस लिवर क्या करता है, इस अमोनिया को क्विकली कन्वर्ट कर देता है यूरिया के अंदर। यूरिया की फॉर्मेशन हो गई कि पहले अमाइनो ग्रुप से क्या बनाना, अमोनिया को बनाना, अमोनिया को किसके अंदर कन्वर्ट करना, यूरिया के अंदर। यूरिया जब अमोनिया से यूरिया के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो लेस टॉक्सिक बन जाता है कि अमोनिया इज कैरीड ब्लड, फिर वो लिवर के अंदर बनने के बाद वो किडनी की तरफ आती है और किडनी की तरफ आने के बाद उससे यूरिन की फॉर्मेशन की जाती है, ठीक है। और कुछ स्मॉल अमाउंट के अंदर जो हमारा यूरिया होता है वो एक्सक्रिएट होता है थ्रू द स्वीट ग्लैंड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्वीट में हमारी बॉडी के अंदर जो पसीना वगैरह आता उसके अंदर भी यूरिया होता है, ठीक है, जो लिवर फॉर्मेशन का। अब यूरिन की जो फॉर्मेशन है ये कैसे होती है, देखो एक्सेस मिनरल्स, साल्ट एंड नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड्स जैसे यूरिया है, सिस्टीन है या यूरिक एसिड्स है, आर पॉइजनस, ये सब के सब पॉइजनस होते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट हो जाते हैं तो रिमूव फ्रॉम द बॉडी विथ वाटर, इनको रिमूव किया जाए वाटर के साथ, उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं। कि डिफरेंट टाइप के साल्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड्स है और प्लस में सिस्टीन्स है, इन ये सारे के सारे पॉइजनस सब्सटेंस हैं, इनको वाटर के साथ मिला के हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं यूरिया फॉर्मेशन। उसके बाद यूरिया फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय 2 प्रोसेस। हमारी बॉडी के अंदर अगर यूरिया की फॉर्मेशंस की बात की जाए तो वो 2 प्रोसेस के जरिए होती है, एक होती है फिल्ट्रेशन के जरिए, दूसरी होती है रीअब्जॉर्प्शन के जरिए। अब फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन के भी टाइप है। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस बाय टेकिंग आउट मटेरियल फ्रॉम ब्लड से, ब्लड है ना, उनसे मटेरियल को अलग करना, उस सिस्टम को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब फिल्ट्रेशन 2 किस्म की होती है, एक हमारे पास है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और प्लस में दूसरी होती है सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन उस फिल्ट्रेशन कहते हैं, वो उस जगह पे होती है जिसको हम मर्फी-जिन बॉडी कहते हैं। मर्फी-जिन बॉडी हम नेफ्रॉन के अंदर जो हमारा बोमेन कैप्सूल और प्लस में ग्लोमेरुलस मिलके उसका मर्फी-जिन बॉडी कहते हैं, उसके अंदर हमारी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। उस जगह पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होता है, इस वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। क्योंकि जो आने वाली एफरेंट आर्ट्रियोल्स है वो थोड़ी सी नैरो होती है, फोर्सेस आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स लीव फ्रॉम द ग्लोमेरुलस एंड एंटर इनटू द बोमेन कैप्सूल्स, तो ये इस वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा। अगर बात की जाए तो ब्लड प्लाज्मा हम या ब्लड सेल भी कह सकते हैं, और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है उनकी क्या होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। अब सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन हमारी 2 जगह पे होती है। सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स के जरिए होगी, उस जगह हम कह सकते हैं एनर्जी लाजमी रिक्वायर्स होगी, ठीक है। अब पीसीटी के अंदर और डीसीटी के अंदर, दोनों के अंदर हमारे पास सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन होती है। इसके अंदर असम्पशन कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो तकरीबन 80 से 70% पीसीटी के अंदर सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन हो जाती है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स है या वाटर से उनकी भी ज्यादातर रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, और पीसीटी मेंटेन करता है हमारे पीएच को, और
आयोनिक बैलेंस को, और प्लस में बॉडी का जो फ्लूइड है उसको भी मेंटेन करता है, और कुछ कंपाउंड सीक्रेट करता है उसको हम, जैसे हाइड्रोजन आयंस है, या हम कह सकते हैं अमोनिया है, या पोटेशियम आयंस वगैरह, ये भी सीक्रेट करने में रीअब्जॉर्प्शन भी करता है और सीक्रेट भी करता है। फिल्ट्रेशन करता है, फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट भी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं डीसीटी हमारे पास। अब देखो पीसीटी और डीसीटी मैंने पिछले लेक्चर के अंदर प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल, डिस्टेंट कन्वर्टेड ट्यूबुल्स, ये ज्यादातर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था कि पीसीटी और डीसीटी किस किस को देते हैं, ये चीज याद रखना। सिलेक्टिव सीक्रेशन या सीक्रेट्स एंड reabsorption of different ions and maintain the blood pH and electrolytes balance। जैसे ऐसे पीसीटी का काम है हमारे बॉडी के अंदर एक तो सीक्रेट करना, डिफरेंट टाइप के मटेरियल को रीअब्सॉर्ब करना, और हमारे आयंस ब्लड के अंदर जितने भी उनको मेंटेन करना, और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना, ये भी डीसीटी का काम है। उसके बाद आते हैं जैसे हाइड्रोजन है, पोटेशियम है या अमोनिया, तो अमोनियम है, इनको बैलेंस करना, मेंटेन करना, ये डीसीटी का काम होता है। इवन कैल्शियम को भी मेंटेन करना या रीअब्जॉर्प्शन करना, वो भी डीसीटी का काम, ठीक है। उसके बाद आते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पढ़ाया था, एक फिल्ट्रेशन है, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन है। अब रीअब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे कि रीअब्जॉर्प्शन भी हमारे पास, रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं किसे, अगर नॉर्मल पर्सन देखा जाए, एक नॉर्मल पर्सन है वो तकरीबन 1 मिनट के अंदर कितनी फिल्ट्रेशन कर सकता है, 120 सेंटीमीटर क्यूब तक कर सकता है। लार्ज अमाउंट फिल्ट्रेशन अलाउ हो गई तो हमारी बॉडी के अंदर यूरिन ज्यादा फॉर्मेशन होगी और हमारी बॉडी जो है डिहाइड्रेट हो जाएगी। डिहाइड्रेट ज्यादा फिल्ट्रेशन होगी तो यूरिन सारा बाहर निकल जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर जो पानी है वो सारा बाहर निकल जाएगा, उससे बॉडी इंसान की क्या हो जाएगा, इंसान मर जाएगा। और ये हालांकि रीअब्जॉर्प्शन प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर्स एंड यूजफुल सब्सटेंस, तो उनको भी रीअब्सॉर्ब किया जाता है। जैसे यूजफुल सब्सटेंस या एक्सेसिव वाटर रीअब्सॉर्प्शंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स, तो ये भी रीअब्सॉर्प्शन ज्यादातर होती है। रीअब्सॉर्प्शन भी हमारे पास दो किस्म की होती है, एक नॉन सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन है, एक सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन है। नॉन सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शंस जैसे पीसीटी और डीसीटी के अंदर होती है, जैसे रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर और प्लस में मिनरल्स वगैरह जो रीअब्सॉर्प्शन होती है वो नॉन सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होती है। अब सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शंस एक तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर होती है, दूसरी होती है रूप ऑफ वेनल के अंदर, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन, हार्मोन के जरिए ये रीअब्सॉर्प्शन होती है। कैसे, एक तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ठीक है, जिसको हम ADHB कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है पैराथायरॉइड हार्मोन है, ठीक है। तीसरा हार्मोन हमारे पास कैल्सिटोनिन हार्मोन है। अब इन तीनों का काम क्या है, ये याद रखना कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर नेफ्रॉन के अंदर कलेक्टिंग डक्ट और रूट ऑफ वेनल के अंदर वाटर की ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन कराता है, और पैराथायरॉइड हार्मोन जो है साल्ट की ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन कराता है, और प्लस में कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था क्लास मैट्रिक्स से रिलेटेड रीअब्सॉर्प्शन, या हम कह सकते हैं रोल ऑफ किडनी यूरिन फॉर्मेशन। इंशाल्लाह ताला इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है, इंशाल्लाह ताला हम मिलेंगे लास्ट टॉपिक में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।